नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल की क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक्स बताया था स्थापत्य कला के बारे में। आज की जो क्लास है उस क्लास में हम बातें करेंगे एक दुर्ग जो मैंने आपको कल उसके बारे में हल्का सा बताया था, चित्तौड़गढ़। उस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को आज हम पढ़ने वाले हैं, पूर्ण रूप से भलीभांति तरीके से उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप प्रॉपर तरीके से पूरा ध्यान अपना इस बोर्ड पर रखें, क्योंकि लिखने के बजाय समझने पर अधिक विश्वास किया करो। क्योंकि लिखना जो है वो लिखना तो ऐसे है कि अगर हमें दिमाग में हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, उसमें अगर फीड कर लेंगे और फीड होगा तो हम कभी भी उसको लिख सकते हैं, कभी भी उसको हम बता सकते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जो ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें वो बोर्ड पर रखें। देखो, एक दुर्ग रहेगा, वो अपना है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यदि इस दुर्ग की हम बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखना, मैंने आपको 4 श्रेणी बताई थी। वो 4 श्रेणी किसके संदर्भ में बताई थी? एक तो बताई थी मैंने चाणक्य के संदर्भ में। मैंने आपसे कहा था कि चाणक्य जो है, चाणक्य के अनुसार श्रेणियां कितनी हैं? 4 श्रेणियां: औदक, धानवन, वन, गिरी। ये 4 श्रेणियां चाणक्य के अनुसार हैं, अर्थशास्त्र जो था चाणक्य का। और अगर हम बात करें शुक्राचार्य की शुक्र नीति के अनुसार, तो शुक्र नीति के अनुसार 9 श्रेणियां बताई गई थी। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि धानवन श्रेणी के अलावा सभी श्रेणियों में आता है। यानी ध्यान रखना, धानवन श्रेणी को छोड़ दो और धानवर्ण श्रेणी को आप छोड़ोगे, उसके बाद जितनी भी श्रेणियां हैं आपकी, 8 श्रेणियां हैं, 9 श्रेणियां हैं, वो सारी श्रेणियां, वो टोटल श्रेणियां जो है, वो टोटल श्रेणियां इसके अंतर्गत आता है। दूसरा, अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, इसके उपनामों की बात करें। उपनामों में आपको सबसे पहले आपको मिलेगा दुर्गों का दुर्ग। दूसरा आपको मिलेगा दुर्गों का सिरमौर। तीसरा ऐसे ही कहते हैं मालवा का प्रवेश द्वार। इसे ही कहा जाता है दोस्तों दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार। इसे ही कहा जाता है त्याग और बलिदान का प्रतीक। त्याग और बलिदान का प्रतीक। और लास्ट में इसे ही कहा जाता है राजस्थान का लिविंग फोर्ट। लिविंग फोर्ट। ये सारे जो नाम है, ये सारे नाम आपको याद करने हैं, क्योंकि आपसे काफी बार पूछ लेता है कि मालवा का प्रवेश द्वार किस दुर्ग को कहा जाता है। तो मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। आपसे पूछेगा कि दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार और मालवा का प्रवेश द्वार जो कहा जाता है, उसका रीजन क्या है, कारण क्या है? उसका कारण है कि जब आप मालवा मध्य प्रदेश वाला भाग जीतना चाहते हो तो उसको जीतने से पूर्व आपको पहले मालवा का भाग जीतना होगा। दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार की बात करें तो दक्षिण पूर्व का जो भाग आपको जीतना हो, क्षेत्र जीतना होगा, तो उससे पहले आपको मेरे दोस्तों इस दक्षिण पूर्वी भाग को जीतना होगा। इसके बाद अगर बात करें तो इसे ही कहा जाता है त्याग और बलिदान का प्रतीक। इसे ही कहा जाता है राजस्थान का लिविंग फोर्ट। अब देखिए दोस्तों, आपको और ध्यान रखना है इसके बारे में। मुख्य रूप से एक तो आपको ध्यान रखना है कि यह दुर्ग जल दुर्ग है, जो कि गंभीरी और, ध्यान रखना, गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर स्थित है।
यानी जलदुर्ग होने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि यह जो दुर्ग है ये गंभीरी और गंभीरी के साथ साथ बेडच नदी, इन दो नदियों का संगम होता है और दोनों नदियों का जहां पर संगम होता है उस संगम पर स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। दूसरा आपको यहीं पर मिलेगा कि मेसा के पठार पर, मेसा के पठार पर 1850 फीट 1850 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ऊंचाई पर। अब देखना, ध्यान रखना, यहां पर आपको मैं लिख रहा हूं कोष्टक में समुद्र तल, यानी समुद्र तल से नापते हैं ऊंचाई पर स्थित है। दूसरा इसका अगर विन्यास देखें हम तो ध्यान रखना कि यह 8 किलोमीटर लंबा एवं 2 किलोमीटर चौड़ा है। यह जो दुर्ग है यह 8 किलोमीटर लंबा है और 2 किलोमीटर ये क्या है, चौड़ा है। यानी कि इसका टोटल जो क्षेत्रफल हो गया वो टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया मेरे दोस्तों, वो टोटल क्षेत्रफल हो गया 8 × 2 यानी कि 16 यानी कि 16 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो चुका। इसके बाद आपको ध्यान रखना है इसका आकार बहेल मछली के समान, बहेल मछली के समान आकार है। तो बहेल मछली के समान इसका क्या है, आकार है। फैन चला दो सर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है मुख्य रूप से। पहला, यह दुर्ग जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। अच्छा, जलदुर्ग की श्रेणी में अगर आएगा तो जलदुर्ग में आपको देखना गंभीरी और बेडच नदी, गंभीरी और बेडच नदी के संगम पर स्थित। यदि आपसे पूछ ले कि चित्तौड़गढ़ जो शहर है वो शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो शहर मेरे दोस्तों बेडच नदी के किनारे स्थित है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि मेसा के पठार पर 1850 फीट 1850 फीट यानी 1850 फीट ऊंचाई पर स्थित है। और हमेशा ध्यान रखना ऊंचाई जब अपन नापते हैं समुद्र तल से नापते हैं। यह है 8 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है, यानी कि इसका पूरा वर्ग जो किलोमीटर है वो है 16 वर्ग किलोमीटर और इसे बहेल मछली के समान आकार का है। एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, यह दुर्ग किस पहाड़ी पर है, तो ध्यान रखना ये जो दुर्ग है ये त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है। त्रिकूट पहाड़ी पर, सॉरी यह है चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है। तो देखो चित्तौड़गढ़ की हमने बात की, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो निर्माण और निर्माण के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो इस दुर्ग का जो निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया था, ध्यान रखना इस दुर्ग का निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। ध्यान रखना दोस्तों, इस दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में, ध्यान रखना कौन सी शताब्दी में, यदि मैं बात करूं तो 7वीं शताब्दी में अशोक मौर्य के पुत्र संप्रति मौर्य ने करवाया। देखो इस दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में करवाया दोस्तों, और अशोक मौर्य का पुत्र था मौर्य शासक, और अशोक मौर्य का जो पुत्र था उसका नाम था संप्रति मौर्य।
संप्रति मौर्य ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। यदि हम बात करें तो ध्यान रखना, यदि हम इसके बारे में बात करें तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि एक थे कर्नल जेम्स टोड। कौन थे दोस्तों? एक थे कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड ने क्या बताया? इस दुर्ग को 734 ईस्वी में मौर्य वंश के अंतिम शासक, देखो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मान मौर्य। अंतिम शासक मान मौर्य से कालभोज, और कालभोज को ही कहा जाता है दोस्तों बप्पा रावल। ये बप्पा रावल की उपाधि मिली थी इनको हरित ऋषि से। तो कालभोज बप्पा रावल ने छीन लिया था। यानी कि कर्नल जेम्स टोड कहना चाहते हैं कि इस दुर्ग को सर्वप्रथम जो मौर्य वंश का शासक था मान मौर्य, वो मान मौर्य अंतिम शासक था। और अंतिम शासक से 734 ईस्वी में जो छीनने वाला व्यक्ति था वो कौन था? बप्पा रावल था। और बप्पा रावल इसकी उपाधि थी, क्योंकि आपको पता है कि गुहिल वंश में रावल की उपाधि थी, जबकि सिसोदिया वंश में राणा की उपाधि थी। तो ध्यान रखना, कालभोज इसका वास्तविक नाम था, जबकि इसका उपाधि जो है वो उपाधि कौन सी थी? बप्पा रावल। इसके बाद मेरे मित्रों आपको ध्यान रखना है कि एक और इतिहासकार हुए, और इतिहासकार वो कौन से हुए थे? डॉक्टर दशरथ शर्मा। और डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कहते हैं कि इस दुर्ग का प्रथम विजेता, ध्यान रखना, इस दुर्ग का प्रथम विजेता जैत्र सिंह को माना जाता है। जैत्र सिंह को माना जाता है। यानी कि देखो दोनों इतिहासकार आपस में टकराव हो गया, इनके अंदर आपस में बता रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं। और बता क्या रहे हैं कि पहली बात इन्होंने बताई कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस दुर्ग को 734 ईस्वी में गुहिल वंश के जो संस्थापक थे बप्पा रावल, उन्होंने सबसे पहले 734 ईस्वी में मान मौर्य जो अंतिम शासक था मौर्य वंश का, उससे छीन लिया था। जबकि डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि इस दुर्ग का प्रथम विजेता जो था वो कौन था? जैत्र सिंह था। और जैत्र सिंह जो है उसने इसको सबसे पहले जीता। तो आपसे पूछ लेगा कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर दशरथ शर्मा अनुसार, किसके अनुसार? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सर्वप्रथम किसने जीता? तो सबसे पहले जीतने वाला कौन था? जैत्र सिंह। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम बात करें अगली, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में बात करेंगे आधुनिक निर्माता। आधुनिक निर्माता, और आधुनिक निर्माता तो कौन थे? इस दुर्ग के आधुनिक निर्माता राणा कुंभा को माना जाता है। कुंभा को माना जाता है। यानी इस दुर्ग के जो आधुनिक निर्माता है किसको माना जाता है? राणा कुंभा को माना जाता है। अब कह सकते हैं कि इन्होंने इस दुर्ग के दरवाजे को
सर्पिलाकार आकृति में निर्मित करवाया। देखो मान लो ये हमारा दुर्ग है। इस दुर्ग की जब हम बात करेंगे तो इसमें पहले जो दरवाजे थे, 7 द्वार है इसमें, मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से हैं। तो जब इसके जो दरवाजे थे उन दरवाजों में सीधा सीधा दुश्मन सेना जो है वो अटैक करती थी और घुस जाती थी। इन्होंने सोचा ऐसा कुछ किया जाए कि इसका जो मुख्य दरवाजा है उसको सर्पिलाकार बना दिया जाए। तो इन्होंने ये जो मुख्य दरवाजा था मेरे दोस्तों, इसको कैसा बना दिया, इसको सर्पिलाकार बना दिया। और सर्पिलाकार बनाने से इन्होंने अगली अलग अलग जगह पर क्या है, सैनिक तैनात कर दिए। मतलब समझ सकते हैं कि जब भी यहां से अगर मुख्य द्वार से कोई मुगल सेना या दुश्मन सेना प्रवेश करेगी तो इनको आसानी से आक्रमण करने में सुविधा हो जाएगी। इसलिए इन्होंने सर्पिलाकार का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था दोस्तों। तो ध्यान रखना इसके आधुनिक निर्माता, देखो निर्माता के संदर्भ में 2 तथ्य मिलते हैं। यदि आपसे पूछेगा ओनली निर्माता, तब आपको क्या करना है, मान मौर्य, सॉरी, तब आपको करना है संप्रति मौर्य। कौन करना है, संप्रति मौर्य। और संप्रति मौर्य ने कब करवाया था इसका, 7वीं सदी में। तो 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। यदि निर्माता की पूछे, ओनली निर्माता की पूछे, तो संप्रति मौर्य और संप्रति मौर्य की बात करें तो 7वीं सदी में निर्माण करवाया। जबकि आधुनिक निर्माता की बात करें तो राणा कुंभा ने इसका आधुनिक निर्माण करवाया। यानी कि कह सकते हैं कि राणा कुंभा ने यहां पर बहुत सारे मंदिरों और मस्जिदों का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। बहुत सी चीजों का यहां पर निर्माण करवाया था। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन दुर्ग के भीतर चलते हैं बेटा। चलो देखिए, अगली अगर हम बात करें, तो दुर्ग के भीतर है क्या, देखो ये अपना है दुर्ग। इस दुर्ग के भीतर आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो आप ध्यान रखना कि ये जो सर्पिलाकार मार्ग, इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, निर्माण राणा कुंभा, ठीक है ना, राणा कुंभा ने। यहीं पर आपको मिलेगा एक मीरा मंदिर, और मीरा मंदिर को ही कहते हैं कृष्ण मंदिर। मीरा मंदिर को कहते हैं कृष्ण मंदिर। ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो मीरा मंदिर है, कृष्ण मंदिर है, यदि इसकी हम बात करेंगे तो आपको भली भांति पता होना चाहिए कि चित्तौड़गढ़ में एक शासक हुए थे महाराणा संग्राम सिंह। और संग्राम सिंह जो थे उनके 4 पुत्र थे। पहले का नाम क्या था, पहला था भोजराज। इधर मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। पहला था राणा संग्राम सिंह, इनके पुत्र थे। पहला था भोजराज, दूसरा था रतन सिंह, तीसरा था विक्रमादित्य, और चौथा था उदय सिंह। ये चारों के चारों पुत्र। भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह हुआ था, और कब हुआ था, 1516 ईस्वी में। 1516 ईस्वी में मीराबाई का विवाह हुआ भोजराज के साथ। और उस वक्त 1517 में एक युद्ध भी हुआ था, खातौली का युद्ध। और खातौली के युद्ध में भोजराज घायल हो जाता है, और लगभग 1523 ईस्वी के समथिंग इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी कि मीराबाई विधवा हो जाती है। मीराबाई का कोई सहारा नहीं होता, तब इस मंदिर का निर्माण महाराणा संग्राम सिंह करवाते हैं। किसके लिए, अपनी बहू के लिए। और उनकी बहू कौन थी, मीराबाई। तो ध्यान रखना, राणा सांगा के द्वारा
निर्मित। इसके बाद बात करें दोस्तों तो ध्यान रखना, एक मंदिर यहां पर मिलेगा कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर, या फिर यहीं पर एक और मिलेगा बराह मंदिर। और आपको पता है बराह का जो अवतार लिया था भगवान विष्णु ने लिया था, इसका जो निर्माण करवाया था वो राणा कुंभा ने करवाया। इसके बाद एक मंदिर मिलेगा त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर। ये त्रिभुवन नारायण जो मंदिर है इसे मेरे दोस्तों क्या कहा जाता है, भोज मंदिर भी कहा जाता है, भोज मंदिर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका निर्माण परमार शासक भोज ने करवाया था, परमार शासक भोज ने इसका निर्माण करवाया था, तो इस त्रिभुवन नारायण मंदिर को हम भोज मंदिर भी कह सकते हैं। लेकिन राणा कुंभा के फादर साहब हुए थे राणा मोकल, और राणा मोकल जो थे यदि हम उसकी बात करें तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, उन्होंने इसी मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। तो पुनर्निर्माण जो करवाया था वो पुनर्निर्माण किस नाम से करवाया था? वो करवाया था समीदेश्वर, समदेश्वर मंदिर। इसीलिए इसे कहते हैं मोकल मंदिर, मोकल मंदिर। यानी ध्यान रखना, त्रिभुवन नारायण मंदिर जिसे कहते हैं भोज मंदिर, पुनर्निर्माण करवाया था समीदेश्वर मंदिर, और समीदेश्वर मंदिर को ही मोकल मंदिर कहते हैं क्योंकि महाराणा मोकल ने इसको दोबारा से क्या करवाया था, निर्मित करवाया था। जिस मंदिर के पीछे ईश्वर शब्द आ जाए वो मंदिर शिव जी का मंदिर होता है। जिस मंदिर के पीछे ईश्वर शब्द आएगा समझ लेना वो किसका है, शिव जी का मंदिर है। जैसे बेणेश्वर धाम आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, डूंगरपुर में स्थित है। डूंगरपुर में आदिवासियों का कुंभ यानी बेणेश्वर मेला वहां पर बढ़ता है माघ पूर्णिमा को, ध्यान रखना। इसके बाद अगर बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों, यहीं पर आपको मिलेगा एक सतबीज देवरी मंदिर। इसका निर्माण करवाया था बनवीर ने। एक मिलेगा यहां पर तुलजा भवानी मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, इसका भी निर्माण किसने करवाया था? बनवीर ने। ये जो सतबीज देवरी मंदिर है ये जैन धर्म से संबंधित है। यहां पर जैन मंदिर, ऐसे ध्यान रखना जैन मंदिर। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि सतबीज देवरी जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो मेरे दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। किससे है? जैन धर्म से। तुलजा भवानी का मंदिर अगर हम बात करें तो इसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। इसी में है कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर, इसी में ही आपको मिलेगा कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर। ये कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर भी आपको इसी में मिलेगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहीं पर आपको मिलेगा जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ। यहीं पर मिलेगा आपको विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। इसी को ही कहते हैं कीर्ति स्तंभ। ध्यान रखना, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ एक है, लेकिन जैन कीर्ति स्तंभ अलग है। इस जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण जीजाक ने करवाया था। एक व्यापारी था जिसका नाम था जीजाक, उसने इसका निर्माण करवाया था। यहीं पर आपको मिलेगा मेरे दोस्तों बादल महल, यहीं पर आपको मिलेगा बादल महल। यानी कि ये जो संपूर्ण चीजें हैं, संपूर्ण जो जानकारी है, ये कहां पर मिलती है आपको? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मिलेगी। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और लिखना मेरे दोस्तों, यहीं पर कालिका माता मंदिर। फिर अगर आपको यहां तक देखना, एक मिलेगा आपको पद्मनी महल, पद्मनी महल। दूसरा आपको मिलेगा यहां पर गोरा बादल का महल, और तीसरा मिलेगा यहां पर आपको भामाशाह की हवेली।
ये सारी चीजें आपको किस में मिलेगी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मिलेगी। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है, और चित्रकूट का ही अपभ्रंश बाद में क्या बना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखो मेरे दोस्तों, यदि हम इस दुर्ग की बात करें तो ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ पर सर्वप्रथम आक्रमण अफगानिस्तान के सुल्तान मामू के द्वारा किया गया। यानी अफगानिस्तान का एक सूबेदार था, और सूबेदार का नाम क्या था, मामू। सूबेदार कौन था, मामू। और मामू के द्वारा क्या किया गया था, सर्वप्रथम आक्रमण गया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। दूसरा आपको ध्यान रखना, यहीं पर मेरे दोस्तों आपको मिलेगा एक श्रृंगार चबरी, श्रृंगार चबरी। और ये श्रृंगार चबरी जो है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये श्रृंगार चबरी शांतिनाथ जैन मंदिर है। और शांतिनाथ जैन मंदिर होने के साथ साथ आपको ध्यान रखना कि यहां पर राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह मंडलिक के साथ हुआ। एक चीज और ध्यान रखना, ये रमाबाई जो है, इस रमाबाई को बागीश्वरी की उपाधि प्राप्त थी। बागीश्वरी की उपाधि, इसे ही क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, ये कवियत्री थी, और कवियत्री होने के कारण इसे बागीश्वरी की क्या मिली थी, उपाधि मिली थी। यह चीज आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि चित्तौड़गढ़ जो है, चित्तौड़गढ़ की जो श्रृंगार चबरी है, ये मुख्य रूप से एक शांतिनाथ यानी जैन धर्म से संबंधित है। तो ध्यान रखना, जैन धर्म से, या फिर ऐसे लिख लेना, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ, या फिर अपन कह सकते हैं कौन, ऋषभदेव को समर्पित है। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट दोस्तों। चलो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। देखो अब ध्यान रखना, फतेह प्रकाश महल, यदि फतेह प्रकाश महल की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना,
ये जो फतेह प्रकाश महल है, इस फतेह प्रकाश महल का निर्माण फतेह प्रकाश महल का निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया, जो कि ध्यान रखना एक संग्रहालय है, वर्तमान में संग्रहालय बना दिया गया है। यानी कि फतेह प्रकाश महल जो है, उस फतेह प्रकाश महल का निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया। और फतेह सिंह ने जब इसका निर्माण करवाया तो निर्माण करने के बाद मेरे दोस्तों इसको संग्रहालय बना दिया गया। क्या बना दिया गया? संग्रहालय। अब बात करते हैं कि इसके प्रमुख 7 द्वार। प्रमुख 7 द्वार में से पहला जो द्वार है वो मिलेगा पांडन पोल। ध्यान रखना, पहला मिलता है पांडन पोल। और पांडन पोल की अगर बात करें तो देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह का स्मारक निर्मित है। यानी दोस्तों जो पांडन पोल है, ये पांडन पोल मुख्य प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार। और मुख्य प्रवेश द्वार होने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि देवलिया के जो ठाकुर थे, यानी दूसरा जो साका हुआ था, और दूसरा साका हुआ था 1534-35 में, उस साके के अंतर्गत देवलिया के ठाकुर मदद करने आए थे हाडी रानी कर्मावती की। और हाडी रानी कर्मावती की मदद करने आए तो उनकी यहाँ पर क्या हो गया, बलिदान हो गए थे वो। और बलिदान होने के बाद उनका जो स्मारक बना हुआ है वो पांडल पोल पर स्थित है। दूसरा दोस्तों यहीं पर है भैरव पोल। इस भैरव पोल पर वीर कल्लाजी की छतरी। यानी ध्यान रखना, यो भैरव पोल है तो उसमें तीसरा साका जब हुआ था चित्तौड़गढ़ में 1567-68 में, उस वक्त एक थे जयमल मेड़तिया और एक थे वीर कल्लाजी राठौड़। वीर कल्लाजी राठौड़ जो हैं उन्हें 4 हाथों वाला लोक देवता भी कहा जाता है, क्योंकि अकबर ने उस साके के दौरान अपनी बंदूक संग्राम सिंह से जयमल के दोनों पैरों को डैमेज कर दिया था। तब जयमल मेड़तिया कहते हैं कि कल्ला काका को कंधा दे, और काका को कंधा दिया। जयमल मेड़तिया को अपने कंधे पर बैठाया, कल्लाजी जो उनके भतीजे थे उन्होंने, और फिर उन्होंने घमासान युद्ध किया। इसलिए इस वीर कल्लाजी की छतरी कहां पर स्थित है? भैरव पोल पर। तीसरा अगर अपन बात करें तो यह है गणेश पोल। चौथा की अगर बात करें तो यह है हनुमान पोल। पांचवी की अगर हम बात करें तो यह है मेरे दोस्तों जोडला पोल। छठवें की बात करें तो छठवां है लक्ष्मण पोल। और लास्ट में 7वां है राम पोल। और यदि हम राम पोल की बात करेंगे तो ध्यान रखना, इस राम पोल पर फत्ता सिसोदिया का स्मारक है। यानी कि राम पोल पर जो फत्ता सिसोदिया था, यह भी तीसरे ही साके में हुआ था, और तीसरे साके में ये बलिदान हुए, और बलिदान होने के बाद इनका स्मारक कहां बना दिया गया था? राम पोल पर फत्ता सिसोदिया का। तो ध्यान रखना, पहली बात तो यहां पर फतेह प्रकाश महल है जिसको एक संग्रहालय का रूप दे दिया गया, जहां पर राजा महाराजाओं की पोशाकें वगैरह सारी रखी हुई मिलेगी आपको। इसके बाद बात करें इसके प्रमुख 7 द्वारों की, तो पहला है पांडन पोल। पांडन पोल पर देवलिया के जो ठाकुर थे बाघ सिंह, उन बाघ सिंह की क्या है, स्मारक बना हुआ है। दूसरा अगर बात करें तो भैरव पोल जो है वीर कल्लाजी की छतरी स्थित है इस पर। फिर अपने मिलेगा गणेश पोल, फिर हनुमान पोल। इन सब पोलों पर कुछ ना कुछ स्थित है। गणेश पोल पर गणेश जी की मूर्ति, हनुमान पर हनुमान जी की मूर्ति। ये जोडला पोल इसलिए कहा गया क्योंकि 2 दरवाजों का एक दरवाजा बनाया गया, इसलिए जोडला पोल।
लक्ष्मण पोल, लक्ष्मण जी की मूर्ति, और राम पोल पर आपको पता है फत्ता सिसोदिया का स्मारक स्थित है। स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखो दुर्ग में स्थित जलाशय, देखो पहला आपको मिलेगा रत्नेश्वर तालाब, रत्नेश्वर तालाब। दूसरा आपको मिलेगा यहां पर गौमुख तालाब। तीसरा आपको मिलेगा यहां पर हाथी सागर तालाब। यहीं पर आपको चौथा मिलेगा दोस्तों झालीबाब की बावड़ी, झालीबाब की बावड़ी। यहीं पर आपको मिलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों घीतेल बावड़ी, घीतेल बावड़ी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जलाशयों में जब हम बात करेंगे तो जलाशयों में रत्नेश्वर तालाब भी आपको मिलेगा, गौमुख तालाब भी आपको मिलेगा, हाथी सागर तालाब भी मिलेगा, झालीबाब की बावड़ी भी मिलेगी और घीतेल बावड़ी भी यहां पर आपको स्थित मिलेगी। अब हम बात करेंगे इसके 3 शाखों की। इसमें 3 शाखे हुए और 3 शाखे जो हुए, पहला शाखा हुआ 1303 में, दूसरा शाखा हुआ था 1534-35 में, तीसरा शाखा जो हुआ था वो हुआ था 1567-68 में। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन पढ़ते हैं उनकी 3 शाखों के बारे में, फिर अपना दुर्ग समाप्त होगा। चलिए दोस्तों, देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, एक तो होता है शाखा, और शाखे में 2 चीजें ध्यान रखनी है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। शाखे में एक तो समझना है आपको केसरिया और एक होता है जौहर, केसरिया और जौहर, और एक होता है सती प्रथा। देखो गौर से समझिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यह आपको भली भांति समझ में आना चाहिए। यदि हम बात करेंगे केसरिया की, यदि कोई दुश्मन सेना जो है उस दुर्ग को चारों ओर से घेर ले और दुर्ग के भीतर से कोई व्यक्ति ना तो बाहर जा सके और ना ही बाहर का व्यक्ति अंदर जा सके, तब इस स्थिति में वहां की जो रसद सामग्री है, वो रसद सामग्री खान पीन का जो सामान है खत्म हो जाता है। तब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि अब तो या तो आपको मरना है या फिर मरना है। उस वक्त राजा क्या करता है, केसरिया यानी अपने राजसी वस्त्रों को उतारता है, केसरिया रंग की पगड़ी पहनता है, केसरिया रंग के कपड़े धारण करता है और वो युद्ध के लिए निकल पड़ता है। तब रानियां उसका तिलक करती है, युद्ध तिलक, और युद्ध तिलक करने के बाद ये अपने संपूर्ण आभूषण डालती है, अपने आभूषण पहनती है, 16 श्रृंगार करती है, जितनी भी स्त्रियां होती है सब आभूषण डालती है, और बाद में जौहर कुंड को तैयार करती है। तैयार करने के बाद उसमें नारियल की गिर्री डालकर उसमें अग्नि प्रज्वलित करके और अपना आत्मदाह कर देती है। जबकि जौहर में ध्यान रखना कि रानी को पता नहीं होता कि मेरा जो राजा है वो मरेगा या जीवित रहेगा। यानी जौहर जो किया जाता है वो मरने से पूर्व, पति के मरने से पूर्व किया जाता है। लेकिन सती प्रथा, ये सती प्रथा मेरे दोस्तों एक कुप्रथा है, ये ध्यान रखना हमेशा पति की मृत्यु के बाद, पति की मृत्यु के बाद इसको क्या किया जाता है, यानी कि उसकी चिता पर ही बैठकर इसको अंजाम दिया जाता है। तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, एक हो गया केसरिया, एक हो गया जौहर और दूसरा हो गया सती प्रथा। अब देखिए यहां के 3 शाखे, देखिए 3 प्रमुख शाखे कौन कौन से हैं मुख्य रूप से। देखिए प्रमुख 3 शाखे, या फिर आप लिख लेना प्रमुख शाखे। देखो कौन कौन से हुए 3 शाखे। देखो प्रथम शाखा जो हुआ था वो हुआ था 1303 ईस्वी में, द्वितीय शाखा हुआ था वो हुआ था 1534-35 ईस्वी में, और तीसरा शाखा जो हुआ था
वो हुआ था 1567-68 में। अब आप कहोगे कि सर हमने तो किताबों में पढ़ा है कि 67 या 68, या फिर हमने पढ़ा है 34-35। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 34 में आक्रमण किया, 35 में जीत लिया, 67 में आक्रमण किया, 68 में जीत लिया। तो ध्यान रखना कि प्रथम जो साका हुआ था इसमें आक्रमणकारी कौन था? आक्रमणकारी था मेरे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। यहां पर शासक कौन था? प्रथम साके के समय यहां पर था रावल रतन सिंह। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन्होंने क्या किया था यहां पर? केसरिया। और यहां पर जो जौहर किया था, क्या किया था? जौहर। तो ध्यान रखना जौहर जो किया था वो जौहर मेरे दोस्तों रानी पद्मावती के नेतृत्व में। देखो यहां इस साके के समय अलाउद्दीन खिलजी ने कत्लेआम जारी कर दिया था। कत्लेआम जारी किया। कत्लेआम का मतलब जितनी भी निर्दोष यहां पर प्रजा थी, निर्दोष राजपूती लोग थे, उन सबको मरवा दिया इसने दोस्तों, सबको खत्म करवा दिया। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने कत्लेआम यहां पर लगवा दिया, यानी जितने भी लोग आपको मिले उन सबको मार दो, सिर्फ मुगल शासक ही रहने चाहिए, मुगल लोग ही रहने चाहिए यहां पर। और दूसरी बात यह थी कि अलाउद्दीन का एक पुत्र था जिसका नाम था खिज्र खां, और इस खिज्र खां के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया गया था? खिजराबाद। द्वितीय साका अगर हम देखें वो हुआ था 1534-35 में। यहां पर आक्रमणकारी की बात करें तो यहां पर जो आक्रमणकारी था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो आक्रमणकारी कौन था? पहले तो ध्यान रखना गुजरात का शासक बहादुर शाह। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि आक्रमणकारी के बाद यहां पर कौन हुआ शासक? तो शासक हुआ था विक्रमादित्य। और राजमाता यहां पर कौन थी? हाडी रानी कर्मावती। विक्रमादित्य यहां का शासक था और हाडी रानी कर्मावती यहां पर क्या थी? रानी थी, राजमाता थी। दूसरा आपको ध्यान रखना कि यहां पर जो केसरिया किया था, वो केसरिया किसने किया था दोस्तों? वो किया था ठाकुर बाग सिंह ने। ये देवलिया का ठाकुर था। और जौहर की अगर बात आए तो जौहर में भी आपको ध्यान रखना है, यहां पर जौहर किया था हाडी रानी ने। और हाडी रानी कौन थी? कर्मावती। देखो हाडी रानी कर्मावती को पता लगा कि गुजरात का बहादुर शाह यहां पर आक्रमण करने वाला है, तब हाडी रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी और पत्र भेजा कि हमारी मदद करो भाई बनकर। लेकिन हुमायूं ने यह साफ साफ मना कर दिया था कि मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। कई किंवदंतियों में यह मिलता है कि वो जो पत्र है वो पत्र पहुंचने में देरी हो गई थी और इसलिए इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को हारना पड़ा। लेकिन ध्यान रखना कि उस वक्त जब मना कर दिया तब यहां पर आए थे देवलिया के ठाकुर बाग सिंह, और देवलिया के ठाकुर बाग सिंह के नेतृत्व में यहां पर केसरिया किया गया, जबकि हाडी रानी कर्मावती के नेतृत्व में यहां पर क्या किया गया? जौहर। विक्रमादित्य और उदय सिंह इन दोनों को ननिहाल भेज दिया जाता है, और ननिहाल कहां पर? बूंदी में भेज दिया जाता है। उनको पता चल जाता है कि अब इस पर आक्रमण करेगा तो ननिहाल बूंदी में भेज देते हैं। इसके बाद देखो अब यहां पर तीसरे शाखा में आक्रमणकारी और भली भांति आपको पता है कौन था? अकबर, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर शासन किसका था? शासन उस वक्त था उदय सिंह। इस साके के समय यहां महाराणा प्रताप भी थे, लेकिन उदय सिंह को पहले जंगलों में भेज दिया जाता है कि यदि हम इस दुर्ग को हार गए तो महाराणा अगर आप रहोगे तो इस दुर्ग को वापस भी ले सकते हो। इसी प्रकार प्रताप सिंह को भी इन्होंने जो यहां पर पत्ता सिसोदिया थे, ईश्वरी सिंह था, जयमल मेड़तिया था, वीर कल्लाजी थे, इन्होंने धोखे से खाने में नींद की दवा दे दी और उनको दुर्ग से बाहर निकाल दिया। तो ध्यान रखना उदय सिंह जो है, उदय सिंह था यहां पर केसरिया। यहां पर जो शासक था वो शासक कौन था दोस्तों? यहां पर शासक था उदय सिंह।
इसके बाद यहां की अगर बात करें केसरिया, तो केसरिया किसने किया था? केसरिया मेरे दोस्तों फत्ता सिसोदिया और जयमल मेड़तिया के नेतृत्व में, जयमल मेड़तिया के नेतृत्व में। अच्छा, जौहर, जौहर हुआ था मेरे दोस्तों गुलाब कंवर के नेतृत्व में, और एक थी फूल कंवर। देखो, महाराणा प्रताप की एक पत्नी का नाम भी फूल कंवर मिलता है, जबकि उसकी वास्तविकता में जो पत्नी थी अजबदे थी। दूसरा ध्यान रखना, गुलाब कंवर ये थी जयमल की पत्नी, और ये फूल कंवर थी फत्ता सिसोदिया की। तो इनके नेतृत्व में यहां पर क्या किया गया था? जौहर किया गया था। तो इस प्रकार से मेरे दोस्तों ये अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये दुर्ग इन शाखों के साथ ही कंप्लीट होता है। ये 3 शाखे हुए थे, 3 शाखे मैं आपको बता देता हूं। पहला शाखा जो हुआ था वो पहला शाखा 1303 में हुआ था, दूसरा 1534 में हुआ था, और तीसरा 1567-68 में हुआ था। तो उम्मीद करता हूं प्यारे विद्यार्थियों आपको भली भांति ये दुर्ग समझ में आया होगा। स्थापत्य कला का प्रथम दुर्ग था। अगली क्लास में हम अगला दुर्ग लेकर आएंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।